नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं। आचार्य शिव पूजन सहाय का लिखा एक मशहूर उपन्यास देहाती दुनिया। 10 अध्याय इसके आप सुन चुके हैं। आज सुनिए इसका 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नमक का बदला। जो पर नारही लावे डीठ, लोह लाल करी दागो पीठ। जेठ का महीना था। भूखे गरीब के पेट की तरह धरती जल रही थी। लू की लपट से ऐसी आंच निकलती थी मानो नवयुवती विधवा गर्म सांस छोड़ रही हो। लंबी जीभ निकाले कुत्ते हलप हलप कर हाँफते थे, जैसे जाड़े में कोई दमा का पुराना रोगी। हम बाबूजी के साथ पालकी पर मूसन तिवारी के एक भतीजे की बारात में जा रहे थे। साथ में एक लदुआ टट्टू पर बाबू राम टहल सिंह के दरबान घूरन सिंह भी थे। उनके पीछे पीछे खेदू बहंगीदार पालकी के कहार हूं हां करते हुए अपनी बोली बोलते चले जाते थे। बबूल के कांटे देखने पर कहते थे रुपहला है, भटकटैया और नागफनी देखने पर कहते थे सुनहला है, कहीं बहुत ऊंची खाल देखने पर कहते कमर तोड़ है। पालकी की पिछली खिड़की से बाबूजी ने कहारों से कहा, रास्ते में कहीं प्याऊ मिले तो ठहर जाना, मारे प्यास के तालू चटक रहा है। हाँफते हुए कहार बोले, वो आगे ताड़ के पेड़ों वाला गांव दिखाई देता है, बस वहीं हम लोगों को एक एक लबनी ताड़ी पिलाइए और आप भी दोपहरी गंवाइए, तब देखिए रास्ते का मजा। फिर ऊपरी बेला में ठंडे ठंडे निकल चलेंगे। साँझ से ही अजोरिया रात पड़ेगी, लूक की तरफ पालकी लेकर उड़ जाएंगे। गरमाए कंधे से ही बारात दरवाजे लगाते हुए जनमासे में जाकर ठंडाएंगे। पालकी के पीछे पीछे टट्टू टुलकाते हुए घूरन सिंह ने कहा, जब तक तुम लोग ताड़ी खाने में जाकर ताड़ी घटोरोगे तब तक हम लोग घड़ी भर घाम निवारेंगे, मगर बिना ताड़ी पिए तो तुम लोग मेरे टट्टू को अपने पांव नहीं लगने देते। फिर ताड़ी पीने पर तो तुम लोग और आंधी हो जाओगे, दौड़ते दौड़ते टट्टू की लीद निकल जाएगी। पीछे वाले कहारों ने हाथ भरी हंसी हंसते हुए कहा, लीड तो बेचारे की यूं ही निकल रही है, सकुआ की सिल्ली जैसी देह लाद कर आप उसकी रीढ़ तोड़ रहे हैं। सचमुच हम लोगों के ताड़े पी लेने पर इस टटरू टू की चाल से आप पिछड़ जाइएगा, लेकिन इसका एक उपाय है। हम लोग में जो कंग छूट रहेगा वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसके पीछे से सोटा जमाता चलेगा, तब साथ नहीं छूटेगा। इस आगे वाले गांव में चलकर पहले उसको भरपेट दाना खिलाइए। ये सुनकर आगे वाले कहार बोले, वाह भाई वाह, टटुए बेचारे की जान लोगे क्या? ऐसी दवा मत बताओ कि बेचारा इसी गांव में छेड़ने लगे और घूरन सिंह की टांग घिसियाना पड़े। अभी आधा रास्ता बाकी है। इस पर खेदू ने कांवर का कंधा बदलते हुए कहा, दाना के बिना और खाएगा क्या? सतुआ हम लोगों के पेट में बेसी है ही नहीं, घास भूसा इस गांव में मिलने का नहीं और चारों ओर तो ऊसर रहचट है। घूरन सिंह ने कहा, मैं जानता हूं इस गांव में पूरब एक छोटी सी नदी है, जब तक कहीं बैठकर हम लोग जुड़ाएंगे तब तक छान लगाकर इसको नदी के कछार पर चरने के लिए छोड़ देंगे, वहां चरी होगी। एक कंधछुट कहार ने दुलक कर आगे बढ़कर कहा, भैया जी ऐसा काम भी मत कीजिएगा, बेचारे की ठठरी यूं ही डोल रही है, नदी तीर निराले में कहीं गीध न नोच डालें। उसकी बात सुनते ही घूरन सिंह चढ़कर गाली बकने लगे। वो हंसते हंसते पालकी के आगे आगे दौड़ने लगा। कहार और बहंगीदार भी हंस पड़े। बाबूजी और हम पालकी में कुछ कुछ ऊँग रहे थे, सो इस हंसी के कारण ऊँघाई जाती रहे। इसी तरह गंवारू विनोद में लहर लेते हुए कहार बस्ती के पास पहुंचे। रास्ते में ही एक प्याऊ थी, वहीं अपना अपना सोटा पटक कर कहारों ने पालकी रख दी और पालकी रखते हुए जोर से चिल्लाकर बोले, जय बजरंग ध्वजाधारी, कसो लंगोट उदाओ गदा भारी, खबर लो हमारी शरण तिहारी, लंगोट का पक्का मर्ग और सत के पक्के नारी, बात का कच्चा भड़ुआ नेत की कच्ची छिनारी। पालकी रखते ही हम लोग बाहर निकले। देखा हर सकरी का बड़ा ही छतनार पेड़ था। घनी पाकड़ के साथ गलबहियां डालकर मानो बर और पीपर सुख छहियां लूट रहे हों। मालूम होता था कि चारों ओर धू धू करती हुई लू के डर से भागकर दसों दिशा की छाया यहीं आ सिमटी है।
खेदू ने एक कंबल बिछा दिया। हम और बाबूजी उसी पर बैठ गए। वहीं पड़ी हुई एक चटाई पर लेटते हुए घुरन सिंह बोले, आजकल रास्ता चलने लायक दिन नहीं होता। कहीं बिना पेड़ रूफ के टप्पे में पड़ने पर लू लग जाए तो अंतकाल में तुलसी गंगा जल भी नसीब न हो। एक कहावत है कि सावन साग अरु भादो मही, पार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे धना, मधे मिश्री फागुन चना, चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, इन 12 से बचे जो भाई, ताघर बैद न सपने हूं जाई। ये सुनकर खेदू ने पेड़ की जड़ में घुरन सिंह के टट्टू का पगहा अटकाते हुए कहा, जेठ बैसाखी का रास्ता इस तरह डाक नागने से नहीं कटता है। लोग कहते हैं कोस कोस पर पैर धोना, 4 कोस पर खाना, जहां जहां मन में आवे तहां तहां जाना। घुरन सिंह ने खेदू को डांटते हुए कहा, अरे तू कथनी कथेगा कि भोलानाथ को जल्दी से पानी पिलाएगा। लड़का कभी का प्यासा है। मुंशी जी तेरा मुंह देखने के लिए तुझे साथ लाए हैं। राम शहर भर में तो ही बड़ा सुधर था। बड़े आदमी की खिदमतगारी कोई ठट्ठा नहीं है। उसे डांटकर फिर बाबूजी से बोले, मुंशी जी बारात में खेदू की बाग पर कड़ी नजर रखिएगा, नहीं तो ये ओझों का मेट है, अपनी ही ठकुराई में भुला रहेगा। ब्राह्मण की बारात है, सब लोग कहने लग जाएंगे कायत का गुलाम, चलनी का चाम, घोड़े की लगाम, तीनों बेकगाम। बेचारे खेदू ने कंधे से कांवर उतार कर अभी तक कमर भी सीधी नहीं की थी कि ऊपर से डांट फटकार पड़ने लगी। मन ही मन बेचारा कलप कर रह गया। हम लोगों को खिलाने पिलाने के बाद ही उसे सुस्ताने का मौका मिला। इसी समय एक बूढ़ा आदमी जो वहीं अंगोछा बिछाकर रास्ते की थकावट मिटाने के लिए एक तरफ साये में लेटा हुआ था, बाबूजी के हाथ में एक तार देता हुआ बोला, लाला जी तनिक इसको बाँच कर सुना दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। इसके पीछे आज बड़ा हैरान हुआ हूं। अपने जवार के 3-4 गांवों में घूम आया, कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं मिला। डाक मुंशी से भी इसका कुछ मतलब नहीं खुला। अब थाने पर जा रहा था, भले ईश्वर के भेजे आप मिल गए। कहाँ का तार है? तार को पढ़कर बाबूजी ने पूछा, ये नवाब किसका नाम है? बूढ़ा कहता है, हम ही को लोग नवाब कहते हैं। बाबूजी ने फिर पूछा, गंगिया तुम्हारी कौन है? बूढ़ा चौंक कर बोला, हमारी लड़की है। पहले सब बाँचिए तो हम पूरा हाल बताएंगे, किसने भेजा है? बाबूजी ने, नथुनी राम। वो तुम्हारा कौन है? बूढ़े ने कहा, हमारा साला है, चटकल में काम करता है, हावड़े से भेजा होगा। क्या लिखता है? बाबूजी बोले, हाँ हावड़े से ही भेजा है। लिखता है कि गंगिया मिल गई, हड़बड़ाना मत, चिट्ठी देखो। बूढ़ा बोला, कहां है चिट्ठी? बाबूजी ने हंसकर कहा, अरे इसमें कहां है, डाक से आती होगी। डाकघर में गए थे, पूछा क्यों नहीं? बूढ़े ने रुला से मन से कहा, हमको क्या मालूम था कि डाक मुंशी तार दे देंगे और चिट्ठी रख लेंगे। अब फिर 3 कोस टांग घसीटते हुए जाना पड़ेगा। बाबूजी तार को उसके हाथ में देते हुए बोले, चिट्ठी को डाक मुंशी क्यों रख लेंगे, अभी आई ही नहीं होगी। तार की जगह चिट्ठी नहीं चलती है, जल्दी आता है, उसके आने में देर लगती है, 3-4 दिन में वो भी आ जाएगी। बूढ़े ने कहा, नथुनी ने तो दोनों को एक साथ ही चिट्ठी के बम्बे में छोड़ा होगा, फिर ये पहले कैसे चला आया, वो उधर ही कैसे रह गई। बाबूजी ठठाकर हंसते हुए बोले, अरे गंवार कहीं का, तार भी कहीं लेटर बॉक्स में छोड़ा जाता है। रेल की लाइन पर जो तार बरकी लगी है सो देखा है, उसी से ये तार आता है। बूढ़ा बोला, ऊपर ही ऊपर कि नीचे नीचे? बाबूजी अब पेट फुलाने वाले हंसी को किसी तरह रोक नहीं सके। बूढ़ा उनका मुंह ताकते हुए फिर पहले जैसी सरलता से बोला, हमको निपट गवार समझकर हंसी मत लाला जी, हम सब जानते हैं तार जमीन के भीतर ही भीतर आता है और चिट्ठी मालगाड़ी पर। तार बरखी को कई बार देखा है, एक दफे रेल पर ठाकुर द्वारा भी हुआ है। पैदल तो 4 धाम कराए हैं, तब रेल नहीं थी, अब तो हाल में ही आई है। उसकी सड़क बनाने के लिए हम अपनी जवानी में कौड़िया खेप माटी ढो चुके हैं। अब न सब लोग रेल रेल बउआने लगे हैं। पहले के लोगों का तो पैर ही रेल था,
किरण फूटते फूटते घर से निकलते और चक्का डूबते डूबते 30-30 कोस पैदल ही धुन देते थे। वे लोग जितनी दूर झाड़ा फिरने जाते थे, अब के लोग उतनी दूर के लिए भी रेल खोजते। तो भला कोढ़िया के द्वारे द्वारे दौड़ाने के लिए सरकार बहादुर रेल कहां पाए। नवाब के इस रेल प्रसंग में टांग अड़ाते हुए घूरन सिंह बोले, आज जबकि परगने परगने में रेल है, तब तो बैल बछरू और घी अनाज दिसावर चला जाता है, और जिस दिन दुआरे दुआरे रेल हो जाएगी उस दिन तो घर घर के कोठिले में चूहिया डंड पे लेगी। छेरी सुअरी का दूध भी ढूंढे नहीं मिलेगा, गधे का हल चलाना पड़ेगा। घूरन सिंह की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, तब तक गले में सत्तू का पिंड अटकने से खेदू ओकने लगा। उसने झट उठकर उसकी गर्दन पर ऐसा घिस्सा जमाया कि गले के भीतर से छिटक कर सत्तू का पिंड 3 गज आगे लुढ़क गया। घूरन सिंह का घिस्सा सहले न खेंदू का काम नहीं था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। घूरन सिंह ने नाक मुंह सिकोड़कर कहा, अधीर जी कहीं का, सतुआ कहीं भागा जाता था, धीरे धीरे खाता तो पेट में नहीं जाता। सोनिया बेचारी आज नाक राण हो जाती। बाबूजी इस पर नाराज होकर कहने लगे, जब रास्ते में ये सत्तू इस कदर टूटता है तब बारात में खुरमा बूंदिया पर तो जान दे देगा। नवाब ने इस बीच बाबूजी को अपनी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, इस तार का खुलासा एक बार और हमको समझा दीजिए लाला जी, हमको अभी बहुत दूर जाना है। बाबूजी झुंझलाकर बोले, अब इसमें क्या समझाएं भाई, 2-4 दिन बाद जाकर डाकघर में चिट्ठी की तलाश करना। नवाब बोला, 8 दिन से तो डाकघर में यह तार आया हुआ था, चिट्ठी अब तक आने से बाकी होगी, मगर न जाने डाक मुंशी ने कब की अदावत का बदला लिया है। आज अगर हम अपने गांव के एक महाजन का रुपया पार्सल करने नहीं जाते तो ये तार अभी कई दिन तक चाम के थैले में सड़ता रहता। बाबूजी ने पनवट्टा खोलकर पान पर कत्था लगाते हुए पूछा, तुमने पूछा नहीं कि 8 दिन तार क्यों रोक रखा? चिट्ठी तुम्हारे गांव में कितने दिन पर मिलती है? शुक्र और सोमवार बिट है, मगर 4-4 बिट की चिट्ठी एक साथ ही मिलती है। गांव जवार का कोई आदमी कभी हाट बाजार करने उधर चला जाता है तो डाक मुंशी उसी के हाथ सबकी चिट्ठी भेज देते हैं। जब कोई भारी रकम का मनी ऑर्डर होता है तब फी दहाई पर एक दुअनी लेने के लिए खुद आते हैं और उसी दिन अपनी बही पर कई जगह एक साथ ही गांव के किसी आदमी के अंगूठे का ठापा ले लेते हैं। देखिए ना, अपने गांव जवार की 1 दर्जन चिट्ठी तो हम ही लिए जा रहे हैं। बाबूजी ने पान का बीड़ा अपने मुंह में डालते हुए तार को लेकर देखा। उस पर 1 हफ्ता पीछे की मुहर पड़ी थी। फिर एक चुटकी जर्दा लेकर मुंह में डालते हुए चिट्ठियों को भी लेकर देखा। उन पर भी 10-15 दिन तक के ठापे पड़े थे। तारीफ ये कि उन्हीं में से एक चिट्ठी नवाब के नाम की भी निकल आई। उसे अलग निकालकर नवाब के सामने फेंकते और पनवट्टे को बंद करते हुए बाबूजी बोले, ये क्या है तुम्हारी चिट्ठी? बेकार डाक मुंशी बेचारे पर तुम इतना दोष थोप गए। नवाब का चेहरा खिल उठा। उसने चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर उलटते पुलटते कहा, कहिए ना, इतनी दूर से हम अपने अंगोछे के खूंट में इसको गठियाए हुए आ रहे हैं और हमको पता भी नहीं चला कि इसमें हमारी भी चिट्ठी है। बेचारा बेपढ़ा लिखा आदमी अंधे के बराबर है। अच्छा, अब आप ही जरा इसको बाँच कर सुना भी दीजिए, नहीं तो आज सांझ तक हम गांव गांव मारे मारे फिरेंगे। गवई के लोगों से हवड़े की चिट्ठी शुद्ध चलती भी नहीं, आपसे साफ उचरेगी। बाबूजी ने मन ही मन चिट्ठी पढ़कर उसका खुलासा कर दिया। इस पर नवाब ने गिड़गिड़ा कर कहा, एक दफे सोचती श्री से बाँचकर हमको सुना दीजिए। बाबूजी झुंझलाकर बोले, सोचती श्री से सुनने पर क्या कुछ समझ आएगा? अरे सिर्फ इतनी सी बात है, जो फकीर यहां से गंगिया को फुसलाकर वहां ले गया था वो पकड़ा गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है, गंगिया आराम से नथुनी के पास है। नवाब बोला, यह तो ठीक है ना कि वो ठग फकीर पकड़ा गया है, उस पर मामला चल रहा है। बाबूजी ने कहा, हाँ ठीक लिखा है, मैं झूठ कहूंगा? नवाब बोला, शायद नजर भी चलने से। बाबूजी कुछ रोश में आकर बोले, तू तो अजब आदमी मालूम होता है, नजर कैसे बिचलेगी? नवाब ने हाथ जोड़कर दांत दिखलाते हुए कहा, अच्छा एक दफे आप फिर से बाँच कर देख लीजिए कि उस चोर फकीर के पकड़े जाने का पक्का हाल लिखा है ना? बाबूजी मारे क्रोध के आपे से अब बाहर होकर बोले, हाँ हाँ लिखा है, क्या दफे रटाओगे? नवाब का चेहरा उतर गया। बहुत डर कर बोला, कसूर माफ कीजिएगा, अब नहीं रटावेंगे।
हमको तो खाली इतना ही पक्का जानना था कि वो ठग फकीर पकड़ा गया या नहीं। सो आप कहते हैं कि पकड़ा गया है और उस पर मामला भी चल रहा है, तो बस यही चाहिए। हम तो गोसैया से रोज मनाते हैं कि वो 7 बरस जेल काटे। हमारे मुख में तो कारिख लग ही गया। अब क्या मर्द की मूंछ एक बार नीची होकर फिर ऊंची होती है? घूरन सिंह ने उठकर बैठते हुए पूछा, तुम्हारी लड़की उस फकीर के फंदे में फंसी कैसे? नवाब अपने घुटनों पर केहूनियां रखकर हाथों में सिर थामे हुए बैठा था। रुधे कंठ से झोंकता हुआ बोला, कैसे बतावें कि कैसे फंसी? संजोग की बात, और सबसे बढ़कर हमारा अभाग। घूरन सिंह ने कहा, लड़की की उम्र क्या है? ब्याही है? नवाब ने लंबी सांस खींचकर कहा, उम्र 20 की हुई होगी, ब्याही थी, बेवा हो गई। बाबूजी ने उठकर पेड़ के साए से बाहर पान की पीक फेंकते हुए पूछा, बेवा कब हुई? नवाब एक छोटे ठीकरे से जमीन में धीरे धीरे रेखाएं बनाता हुआ बोला, 14-15 बरस हो गए। घूरन सिंह ने कहा, तुम लोगों में सगाई भी तो होती है? नवाब बोला, हाँ होती है, हुई भी थी, मगर उसका दूसरा आदमी भी जाता रहा। जब विधाता बाम होता है तब कितना भी सवारिए, बात बिगड़ती ही चली जाती है। ताड़ी पीकर आए हुए कहारों से चलने की तैयारी करने के लिए कहते हुए बाबूजी ने नवाब से पूछा, अच्छा वो दूसरी बार कब बेवा हुई? नवाब की डबडबाई आंखों से झर झर आंसू ढरने लगे। बिलख कर बोला, उस समय 10 बरस की थी। घूरन सिंह ने भी खेदू से अपना टटुआ कसने के लिए कहते हुए नवाब से फिर पूछा, तो फिर वो इतनी सयानी होकर फकीर के हाथ कैसे लगी? नवाब बोला, वो डकौतिया बनकर गांव में आया था, घर घर बेटी बहुओं का हाथ देखता फिरता था, कितने घरों से रुपए पैसे ठग कर ले गया, हमको तो इस लोक से ही विदा कर गया। इतना कहने के बाद नवाब अपने मुंह पर अंगोछा देकर रोने लगा। बाबूजी ने उसे बहुत तोष बोध देकर चुप किया। बेचारा अपनी कमर पकड़कर आह भरता हुआ उठा और चुपचाप बस्ती की ओर चला गया। कहारों ने डीहवार को गोहरा कर पालकी उठाई। घूरन सिंह एक ऊंचे ढूह पर खड़े होकर टटुए पर चढ़ने लगे, क्योंकि दबीज बलगमी देह होने के लिए उचक कर चढ़ना कठिन था। पर बेचारे ज्यों ही उसकी पीठ पर जाने के लिए उचके, त्यों ही वो तनिक बगल में हटकर मूतने लगा। सो पैर के झूठा पड़ जाने से कुम्हड़े की तरह लुढ़क कर नीचे आ रहे। चोट भी लगी, देह भी अशुद्ध हुई। कहार और बहंगीदार उनके चिढ़ने के डर से मुंह में अंगोछा देकर मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़े। बाबूजी अब अपनी हंसी के होठों के बीच जबरदस्ती दबाने लगे। तब वो आंखों की राह आंसू भरकर निकल गए। हम तो हंसते हंसते लौट गए। कोई रूठे या चिढ़े, हमें तो हंसने का मसाला मिलना चाहिए। पालकी के दरवाजे के पीछे की ओर देखने पर बाबूजी की हंसी और भी उमड़ी, क्योंकि घूरन सिंह अपने सोटे से बेचारे टटुए की खबर ले रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़कर बाबूजी के कहने से कहारों ने पालकी रख ली। जब घूरन सिंह का टट्टू पहुंचा तब पालकी उठी। इस बार कहारों ने हवा गाड़ी का मजा दिलाया। हम लोग सूरज डूबने से पहले ही बारात में पहुंच गए, पर घूरन सिंह और खेदू का कहीं पता नहीं। बस्ती के बाहर एक घने बाग में पड़ा हुआ था। हमें देखते ही मुसन तिवारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। हमारी ही धुन में बाबूजी के पालागन के बदले में आशीष भी न दे सके। रोए रोए से हंसते हुए बोले, आओ जी भोलानाथ, तुम तो ननियौरे क्या गए, ननियौरे कहीं हो गए, कभी गंगा नहाने के बहाने भी नहीं आए। तुम्हारी नानी क्या खिलाती हैं कि अपने गांव की भी याद नहीं आती। हमको अपने साथ लेकर तिवारी जी के पास बैठते हुए बाबूजी ने पूछा, अब दरवाजे बारात लगने में क्या देरी है? तिवारी जी हंसते हंसते हमको अपनी गोद में बैठाते हुए बोले, बस आप ही की देर थी, देखिए सब लोग बन संवर के बैठे हैं। भोलेनाथ को यहां से बर की पालकी में चलने दीजिए, आप घोड़े पर चलिए। आपके लिए दुबे जी का घोड़ा तैयार है। पहले आप कुछ पानी पी लीजिए, 4 कौर भीतर तब देवता पितर। तिवारी जी की बात पर कहार बड़े प्रसन्न होकर बोले, हाँ दीवान जी, आप घोड़े पर ही बारात दरवाजे लगाइए। तब तक घूरन सिंह का अरबी घोड़ा भी पहुंच आता है। उसके ऐसा तो एक भी घोड़ा इस बारात में नजर नहीं आता। वो घोड़ा है कि राजा विक्रम का उड़न खटोला है। कहारों की बात पर हंसते हंसते बाबूजी घोड़े के पास गए। उन्हें देखते ही आम के पत्तों की तरह उसकी कनौतियां खड़ी हो गई। हिनहिना कर मोर की तरह ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। उसके पैरों में पड़े हुए छड़े उसकी थिरक पर छम छम का ताल देने लगे।
तब तक तासे, तंबूरे और सिंगे एक साथ ही तड़तड़, गड़गड़ और दूं-दूं, पू-पू करके बज उठे। गाजे बाजे की आवाज से घना बागीचा गूंज उठा। बारात चल पड़ी। आगे आगे बाबूजी का घोड़ा एक एक पुचकार पर 8-8 उड़ान भरता हुआ चला। बारातियों को अगवानी के लिए इधर से घरातियों का भी एक सजीला दल बस्ती से बाहर निकला। 2 इतराई हुई नदियों की तरफ मिलकर बाराती और घराती गांव में घुसे। बस्ती में घुसते समय उनके किनारे किनारे आसपास धूम और गोबा गलीज का गांज देखकर, नाक पर अंगोछा देकर कहार कहने लगे, सुना जाता है कि राम जी की बारात के जनकपुर पहुंचने पर राजा जनक ने खोरी खोरी चोया चंदन छिड़कवा दिया था। यहां तो बेटी वाले ने पहले से ही बिलायती चोआ चंदन छिड़कवा रखा है। बढ़िया से बढ़िया चीज खाकर भी अगर कोई इस रास्ते से निकले तो उल्टी हुई बिना न रहे। राम दुहाई, समूची अतड़ी उलझ जाए। जब गांव के अंदर बारात पहुंची तब देखा कि दरवाजे दरवाजे स्त्रियों का झुंड खड़ा है। जो नई नवेलियां थीं वे अपने अपने मुंह पर आंचर दिए वर की पालकी की ओर निहुर कर झांकती और मुस्कुराती हुई कहने लगी, हाय रे राम, ताड़ बराबर कन्या का वर यही है। अरे इसको तो वो अपने लहंगे में छिपा लेगी। ये उसका दूध पिएगा कि मांग भरेगा। धिया का भाग है कि इस उम्र में भी वर भी मिला तो ऐसा कि अपने हाथ से धोती भी ना पहन सके। अब तक बेचारे ब्याही होती तो इतने बड़े लड़के की महतारी कहलाती। छी 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 छी, बाप जीता होता तो आज इतने पर कुएं में ठाढ़े गिर जाता। बेचारी पुरनिया महतारी क्या करे। पितिया ने बिना मोह माया के सूखे कुएं में बैठा दिया। जस जस ये जवान होगा तस तस वो बुढ़ाएगी। इस तरह की बोलियां सुनकर भला कहार कब चुप रहने वाले थे। आवाज कसते हुए बोले, अरे वर को छोटा मत जानो, साल भर के भीतर ही पेट फुलाएगा। कलयुग है। अब इतने बड़े ही टावर अंडा देने लगे। ब्याह हुआ होता तो अभी ये भी एक चूहिया निकाले होता। देखने भर को ही छोटा जानो, बंदूक की घोड़ी है, घोड़ा पड़ते ही पैर तारेगा। इस तरह की गवारू मस्खरी करते हुए हंसोड़ कहार धीरे धीरे गांव की सकरी गलियों में पालकी लिए चले जाते थे। कहीं कहीं जब मोरी पनाली के बीच कीच में घुटने तक उसके पैर धस जाते थे तब वे हाफ भरी हंसी हंसते हुए कहते थे, ये देसावर का चलानी चोआ चंदन है। राम 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 राम, ये गांव है कि नरक है। जान पड़ता है कि यहां आदमी नहीं बसते, खाली केचुए ही रहते हैं। इतने में बारात दरवाजे लग गई। दोनों ओर के शास्त्रार्थी पंडित द्वारस्य पूजा द्वारा पूजा किमर्थम और अशुद्धं किं वक्तव्यम कह कर जूझने लगे। आखिर बिना बीच बचाव किए न हटे नहीं हटे। उनके हटने पर द्वार पूजा होने लगी। उस समय गौरी गणेश की पूजा यहाँ अच्छा वहां तिष्ठे का अच्छा रंग रहा। उस पर ऊपर से संकल्प का और भी गाढ़ा रंग चढ़ गया। कलयुगे कले प्रथमे चरणे चंबुद्वीपे भारत खंडे मांसानाम मांसोत्तमे मांस जेठे मांस इत्यादि। द्वार पूजा होते ही जनवासी की ओर बारात चली। स्त्रियां झूम झूम कर गाली गाने लगी। लहरी बाराती उस रसीली गाली के जवाब में लाल हरी दिया सलाई जलाकर दिखाने लगे, रंगीन फुलझड़ियां झोड़ने लगे। जनवासे पर पहुंचकर हम सब लोगों के जलखावा कर चुकने के बाद मजलिस बैठी। हमने देखा कि एक तरफ शामियाने में घूरन सिंह भी कत्ती पगड़ी पहने मूछें ऐंठ रहे हैं। खेदू भी एक कोने में शामियाने के एक बांस के सहारे उठंग कर एक टक से नाच देख रहा है। नाच वाली गा रही थी, पिराए मोर अखिया हमसे न बोलो, पिराए मोर अखिया हमसे न बोलो। शामियाने को घेर कर खड़े हुए तमाशबीनों में से एक बूढ़ा बोल उठा, तनिक बताती चलो बीवी कैसे पिराए मोरी अखियां। सब लोग एक साथ ही बूढ़े की ओर देखकर हंस उठे। एक नौजवान बोला, वाह बाबा, कितना हूं तो आखिर पुरान हाड़ है, रहा नहीं गया। बूढ़ा बेचारा लजाकर भीड़ में छिप गया। नाच वाली भी एक बार तवलची की ओर मुंह मोड़कर फिर हंसती हुई भाव बताने लगी। इसी बीच शमियाने में आकर दसौंधी ने ज्यों ही लय के साथ उठाया, खेलत गेंद गिरी जमुना जल कूद पड़े ब्रिजराज कन्हैया। त्यों ही उधर हर बुलवा का हुड़क बज उठा। बस फिर क्या, देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ हूह करके उधर को ही टूट पड़े।
हम भी उधर जाने के लिए बाबूजी से हट करने लगे। लाचार होकर उन्होंने हमें खेदू के सुपुर्द किया। वहां चारों ओर से भीड़ जमा हो गई थी, इसलिए खेदू हमें अपने कंधे पर चढ़ाकर भीड़ में घुस गया। भीड़ के बीच में एक साधु बना बैठा था। उसके हाथों में एक गांठों वाली एक मोटी रस्सी थी। उसी को ताबड़तोड़ सरका सरका कर वो माला जप रहा था। बगल में एक कनकट्टा कमंडल रखा था। एक ने आकर उससे पूछा, बाबा आपका स्थान कहाँ है? बाबा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारा स्थान तो बच्चा यहां से बहुत दूर है, बहुत दूर, पहाड़ की तराई में। उस पहाड़ का नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पहाड़ कहाँ है? मानसरोवर के पास, गंगोत्री जानते हो? अरे हाँ, जहां नहाकर लोग तर जाते हैं, बस वहीं। तो भला उतनी दूर से आप यहां कैसे आए? चेला ढूंढते ढूंढते। चेला क्या कीजिएगा? अरे रात को लंगोट खराब होने पर खुद कचारना पड़ता है। तो लंगोट कचारने के लिए कौन चेला बनेगा जिसको जिंदगी की लहर लेने की गरज होगी। चेला होने से हम क्या लहर लेंगे? सो बिना चेला बने कैसे जानोगे? मूड मुड़ाए 3 गुण मीठे सिसकी खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसा? तब तो हम जरूर बनेंगे। अच्छा सिखाइए मंत्र। हमारी जांग पर बैठकर घोघो, चेला साला कभी न मोड़ो, जब मोड़ो तब चेली। चेला कभी न देवे धेला, चेली खोले थैली। चेला साला निगड़ा होता, चेली करती सेवा। चेला आकर बात न पूछे, चेली लावे मेवा। हमको गाली क्यों देते हैं बाबा? अरे गाली नहीं है बच्चा, गुरु का आशीर्वाद है। साला आशीर्वाद है? नहीं बच्चा, साला साधु का आशीर्वाद है। अरे रखिए अपना आशीर्वाद, बाज आया ऐसे गुरु से। ये कहकर चेला एक फटे बात से गुरु दक्षिणा देने लगा। भीड़ के बीच में साधु आगे आगे भागता, चेला खदेड़े पीछता। पीछे पीछे हुड़क और झाल बजाकर गौरव वाले गाते चलते। सैया भले जोगिया बजौले गाजर शंख, फुर उड़ी चलू जोगिनिया न लासा लगे पंख। खेदू के कंधे पर बैठे बैठे हंसते हुए हम नाच देख ही रहे थे कि घुरन सिंह ने जोर से खेदू को पुकार कर कहा, भोलानाथ को ले चल, मुंशी जी बुलाते हैं, महफिल में बराती आ गए। बाबूजी की बुलाहट सुनकर खेदू का रुकना बड़ा कठिन था। फिर खेदू के बिना देहाती तमाशबीनों के रेले में हमारा गुजर कहाँ था। लाचार हमको महफिल में आना ही पड़ा। महफिल में आकर देखा दोनों ओर के पंडितों में यहां भी बहुवचने झल्लेट का झमेला चल रहा था। एक तरफ इत्र पान भी हो रहा था। पान मसाले पर घराती टूटे पड़ते थे जैसे सरांध के कंक। जब तक इधर ये रस्में पूरी हो रही थी तब तक उधर दूल्हे के बाप सुक्खू तिवारी बिगड़ खड़े हुए। घोड़ों के वास्ते एक मन चना लिए बगैर हम मड़वे में लात नहीं धरेंगे। उनके जवाब में घराती भी गरमाया सुर में बोल उठा, दाना के लायक बस एक घोड़ा है, 2 पसेरी उसके वास्ते काफी है। गधों के वास्ते हमारे यहाँ दाना नहीं है, भूसा चाहे गाड़ी लदवा लीजिए। गधों की बात सुनकर सुक्खू तिवारी और भी भभक उठे। जब तक हम गधे लाए हैं तब तो हम धोबी हुए, अब तो हम हरगिज ब्याह नहीं करेंगे। कोई है रे, बुलाओ कारों को, इसी रात को दूल्हे को घर पहुंचा दें। हो चुका यहाँ ब्याह, रखें अपनी लड़की अपने घर, अचार डालें। हमारे लड़का है तो बहुत कन्या मिलेगी, दुनिया में कन्या का काल है। घरातियों में से एक आदमी आगे बढ़कर बोला, किसका ऐसा कलेजा है कि दूल्हे को इस गांव से सिवाने से बाहर ले जाएगा? उसके धड़ पर हम लोग सिर रहने देंगे? लड़का तो अब हमारा हो चुका, ब्याह किसी के बाप के रोके से नहीं रोक सकता। लड़की के अचार डालने की चाल आपके गांव में होगी, हमारे यहां आपके गांव जैसे छुटखेली नहीं होती है। इसी तरह बात ही बात में बात बहुत बढ़ गई। मूसन तिवारी अपने छोटे भाई को मना करते ही रह गए। बाबूजी बीच बचाव करते करते थक गए मगर कोई समझदार न निकला। तब तक गांव वाले लठ लेकर आ जुटे। बाबूजी झगड़े को तूल पकड़ते देखकर सुक्खू तिवारी की बांह पकड़े हुए छोलदारी के अंदर खींच ले गए। एक घराती ने कहारों को डांट कर कहा, लगन की घड़ी बीत रही है, भले आदमी की तरह तुम लोग बर को मड़वे में ले चलो, नहीं तो मूंज की तरह थूरेंगे। दूल्हे को ले जाने की बात सुनते ही सुक्खू तिवारी को घुरन सिंह के जिम्मे कर बाबूजी झटपट रावटी के बाहर आ गए। किसी किसी तरह वो जड्डों को समझाया। उनकी दाढ़ी धरकर निरोहा करते करते झुझला उठे। मूसन तिवारी के पास जाकर बोले, सुक्खू तिवारी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। बेचारे बूढ़े ने कलप कर जवाब दिया, मैं क्या करूं बउआ जी,
मेरी बात का यहां कोई मोल तोल नहीं है। लड़के लड़कियों के ब्याह करते करते मेरे बाल पक गए, लेकिन ऐसी थूका फजीती कभी नहीं हुई थी। जाने दीजिए, जो लिखंत था सो हुआ। चुपचाप उन्हें वर को ले जाने दीजिए, नहीं तो अभी और टंटा बढ़ेगा। अच्छा तो होता अगर आप भी दूल्हे के साथ चले जाते, मैं भोलानाथ को खिला पिलाकर अपने साथ सुला लूंगा। बाबूजी हमें समझा बुझाकर दूल्हे की पालकी के साथ ब्याह कराने के लिए चले गए। तिवारी जी हमको अपने डेरे पर ले जाकर बोले, पहले सुहारी और दही चीनी खा लो, तब तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने के लोभ से हम ताबड़ तोड़ दही पूरी भसोकने लगे। झटपट खाकर उनके पास लेट गए और कहानी कहने के लिए उन्हें बार बार उकसाने लगे। वो हमारी देह को सहलाते सहलाते बोले, कहानी तो कहवाते हो मगर हुंकारी भरते चलना। हमने कहा अच्छा, मगर बढ़िया कहिएगा। तिवारी जी बोले, बस तुम्हारे ही लायक है। सुनो, एक गरड़िया था, वो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। एक कंधे पर कंबल और दूसरे पर एक लाठी में पीछे की ओर भर मटकी पानी लटकाए हुए था। हाथ में बांस की एक चिकुनी लेकर भेड़ों को हाँफता चला जाता था। इतने में आगे से एक राजा घोड़े पर आ पहुंचे। बेचारे शिकार खेलते खेलते मारे प्यास के बेहाल हो रहे थे। गरेड़िए के पास जल देखकर और भी व्याकुल हो गए। बीच में ही हमने तो कहा, प्यासे थे तो जल देखकर व्याकुल क्यों हुए? तिवारी जी ने कहा, प्यासा आदमी जल के पास पहुंचकर और भी अधीर हो जाता है। तब हमने पूछा, फिर क्या हुआ? तिवारी जी कहने लगे, गरेड़िए ने राजा को बहुत प्यासा जानकर बड़े आदर से जल पिला दिया। राजा का रोआ रोआ जुड़ा गया। उन्होंने उस पर खुश होकर उसके नाम 60 गांव माफी लिख दी। फिर हमने टोका, वहां कागज कलम कहां मिला? तिवारी जी हंसकर बोले, अरे पीपर के पत्ते पर बबूर के कांटे से लिख कर दिया। हमने आकाश की ओर ताकते हुए पूछा, अच्छा तब? तिवारी जी ने कहानी सुनाई। गरेड़िए ने उस पत्ते को एक झाड़ी के पास माटी के ढेले से दबा कर रख दिया। हमने फिर पूछा, जंगल में माटी का ढेला कहां से आया? वहां तो धरती ज्योति नहीं जाती। तिवारी जी बोले, अरे तुम्हारे ही ऐसा कोई बंदर उठाकर लाया होगा। हमने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, अच्छा फिर? तिवारी जी बोले, भेड़ चराते चराते बेचारा उस पत्ते की तो सुध भूल गया। उसकी भेड़ों में कई बकरियां भी थी। हमने कहा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो आपने खाली भेड़ों का ही नाम लिया। तिवारी जी बोले, अरे पहले बकरी का प्रसंग कहां आया था? कहानी में जब जिस चीज का प्रसंग पड़ता है तब तिसका नाम लिया जाता है। चुपचाप सुनते जाओ, कहानी के बीच में टोक टाक नहीं करना चाहिए। हमने कहा, अच्छा ठीक है, आगे कहिए, अब नहीं टोकेंगे। तिवारी जी ने कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हमने कहा, भेड़ों में कई बकरियां भी थी। तिवारी जी बोले, हाँ अच्छा, तो उस बकरी में से एक बकरी उस पत्ती को खा गई। बेचारा अफसोस करता हुआ सांझ को घर पहुंचा। गणेरिन ने उसके हाथ पैर धोने के लिए भर लोटा जल देते हुए उसे उदास देखकर पूछा कि आज मन मलिन क्यों है? सब भेड़ें तो घर आ गई ना, कोई जंगल में तो नहीं छूटी। बेचारा कपार पीटता हुआ बोला कि कहा कहो कुछ कहा न जाए, कहे बिना अब रहा न जाए। एक बात जंगल में भई, 60 गांव बकरी चर गई। अभी शायद तिवारी जी की कहानी सुनाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था कि नाच वाली की घोड़ी के खुलकर पास आ जाने से दुबे जी के घोड़े ने बड़े जोर से हिनहिनाकर अगाड़ी पिछाड़ी के खूंटे उखाड़ डाले। मचा हल्ला। दौड़े लोग लाठा सोटा लेकर, आगे आगे घोड़ी, पीछे पीछे घोड़ा, उसके पीछे बराती, उसके पीछे समाजी। पर खेदू हमें छोड़कर कहां जाए? हमारे पास ही बैठकर कहारों से बतिया रहा था। बेचारी नाच वाली की बुढ़िया महतारी की छाती पीटते हुए देखकर एक कहार बोला, बिहान खेदू से अपनी घोड़ी की ओझाई कराओ बीबी, नहीं तो ऐसी चसकेगी कि लगाम नहीं लेगी। सुक्खू तिवारी भी, जो इतनी देर से रावटी में उदास बैठे थे, बाहर निकलकर बुढ़िया पर लाल पीले होते हुए बोले, अपनी दमड़ी की घोड़ी के लिए इतना गला फाड़ रही है, और हमारा जो 500 का बंधुआ घोड़ा खराब हो गया सो कुछ नहीं, हम 60 का 1 पैसा नहीं देंगे। मूसन तिवारी भी अपने छोटे भाई के सुर में सुर मिलाने लगे। बेचारी दबक कर चुप बैठ गई।
उस समय आधी रात के धुंधले अंधेरे में बड़ी दूर से आते हुई बारातियों की डरावनी ललकार सुनकर मां बेटी ने घोड़ी के लौटाने की आशा ही छोड़ दी। फिर हमने भी दूसरी कहानी की आशा छोड़ दी। क्या करें, निगोड़ी घोड़ी ने दूसरी ही कहानी छेड़ दी थी। सुबह सोकर उठे तो देखा कि अभी तक बाबूजी घराती के यहां से नहीं लौटे। हम उनके पास जाने के लिए मचलने लगे। तिवारी जी के कहने से खेदू उनको बुलाने के लिए गया। उनके आते ही तिवारी जी ने वहां का हाल पूछा। वो घबराए हुए से बोले, पहले मुझे पान खा लेने दीजिए। रात भर पान बिना जान निकल गई। पहुंचने पर अपने पानदान की याद आई। एक भले आदमी से वहां मांगा, पैसे भी देने लगा तो जवाब मिला, यह दरिद्र गांव बामन की बस्ती, खान पान की बात नहीं, नमस्कार की सस्ती। तिवारी जी बोले, रात की महफिल का बचा पान तो है, मंगाऊं, खाइएगा। बाबूजी बोले, अरे वो भी पान कोई पान है, उससे तो घास अच्छी, और बासी पान वैसे खाना भी नहीं चाहिए, तमोली आया है ना। तिवारी जी बोले, अरे कायत की बारात थोड़ी है कि तमोली आवे। महफिल के लिए रास्ते के गांव से 2-4 आने का पान बनवा लिया था। बाबूजी हंसकर रह गए। खेदू ने पान दान लाकर रख दिया। जो ही वो पान लगाने लगे, अलहैत ने शमियाने में आकर अपनी दुल्की पर थप्पे देते हुए कहा, ठनन ठनन, जोड़ा रुपए, गादी बनी रहे। बाबूजी ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो। वो फर्शी सलाम करके बैठ गया। बारातियों ने उसे घेर कर बढ़ावा देना शुरू किया। अब भला कड़खैत से कैसे रहा जाए। घुटने के नीचे दबाकर ढोल की ठोकता हुआ गाने लगा कि दगी सलामी दो ओर से दल में रही अनहरिया छाए, गोला ओला के सम छूटे, गोली मगा बूंद अरराए, झरमुट होएगा दोनों दल का, ज्वानन खींच लई तलवार, खटखट खटखट तेगा बाजे, बोले छपकी छपकी तलवार, चले कटरिया माना शाही और तरवारी पिहानी क्यार, देगा चटके वर्धमान के, कटी कटी गिरे सुघरुआ जवान, ऐसी फौज कटी छत्रिन की, गिरी गई 1.5 लाख मैदान, दगी सलामी दो औरतें दल में रही अनहरिया छा। हाथ के इशारे से भीड़ हटाते हुए बाबूजी ने अलहैत के आगे 1 रुपया फेंक कर कहा, बस कर, यहां तो अपने आप ही दोनों समुद्रियों में तलवार खिंच गई है। आला गाकर आग में घी मत डाल। तू नेगी है, अपना नेग लेकर निकल। उड़ती बारात है, जो कुछ मिल गया उसी को लाख समझ। दान दहेज कुछ मिला नहीं, जा आज को घर से कहां तक दिया जाए। अलहैत ने 16 आने पर ही संतोष किया। बाबूजी ने तिवारी जी की सलाह करके बारातियों को बुलाकर कहा, समधी समधी में लड़ाई हो गई है, दाना पानी का यहां जुगाड़ नहीं लग सकता, सबको अपना अपना रास्ता पकड़ना चाहिए। तिवारी जी को भी दूसरे के ही भरोसे हाथ हिलाते हुए आए हैं। बेटा वाले ने भी गांव के कुम्हार और बनियों को बरज दिया है कि बारातियों को 1 पतुली या 1 खिल्ली तमाकू तक नहीं देना। ऐसी हालत में यहां किसी तरह रसोई पानी का टंट-घंट नहीं हो सकता है। चलिए घर पर, एक बेला नहीं खाने से जान थोड़ी निकल जाएगी। बारातियों ने एक स्वर से कहा, नहीं दीवान जी, हम लोगों की जान क्या चिड़िया की जान है, ओस की बूंद है कि ढरक जाएगी। काम पड़े तो हम लोग 1 अठवारा उपास कर सकते हैं। चलो भाइयों घर चलो, ये गांव ससुरा साल के भीतर ही ढीह पड़ जाएगा। इतने ब्राह्मण रास्ते भर ढकते हुए जाएंगे, अपने आप ही भगवान का कपाट ठनकेगा, खोर खोर कर गांव भर को ढाएंगे। घरातियों को सरापते हुए बारातियों ने अपनी अपनी राह ली। खेदू ने अपनी बहंगी उठाई, कहारों ने पाल की, घूरन सिंह भी साथ चले। हम लोग चिराग बत्ती होते होते गांव को पहुंच गए। परसों बाद अपने गांव के लंगोटिया यारों से भेंट हुई, पर गुरुजी नहीं मिले। पाठशाला उठ गई थी। गांव वालों के यहां बहुत दरमाहा और सीधा बाकी पड़ जाने से बेचारे ऊब कर चले गए थे। बाबूजी के बहुत दिनों पर आने के कारण गांव के लोग रोज ही कुछ दिन और रहने के लिए आग्रह करने लगे। आजकल करते करते 4 दिन बीत गए। आज भरनी है, कल भद्रा है, परसों दिशाशूल है, इसी तरह टाल टूल होने लगा। 5वां दिन भी कट गया, 6ठा दिन आदम का। आज बाबूजी ने चलने का निश्चय कर लिया, पर गांव के लोगों ने बाबाजी से पत्रा देखने का अड़ंगा लगा दिया। उसी समय बाबाजी बुलाए गए। बेचारे कांख में पत्रा दबाए हुए जलती हुई दोपहरिया में ही पहुंचे। बैठकर अंगोछे से हवा करते हुए बोले कि इतनी ही दूर आते आते मालूम हुआ है कि किस देह को किसी ने पुराने खुरपे की तरह बिना माया मोह के लोहार की भट्टी में घुसेड़ दिया है। अब इसी पर रहता तो 1 लोटा ठंडा जल और 1 भेली गुड़, तब तक कलेजे पर तरावट पहुंचने से ज्योतिष उचरता। कलेजे पर तो बत्ती जल रही है, पत्रा का कोठा कैसे सूझेगा? और जहां कोठा बिचला, यात्रा बिगड़ी।
बाबा जी की बात सुनते ही कई जजमान उठ खड़े हुए। कोई पानी लाया, कोई भेली, कोई खुड़ाऊं। 2 लोटा भरपूर खींचने के बाद बाबा जी ने सांस ली। चारों ओर से प्रश्न और इशारे होने लगे। बाबा जी बोले, पतरा को अभी किनारे रहने दीजिए, पहले लोकाचार को देखिए। यात्रा विचार तो पोथी में लिखा है कि न माने भरनी दृगशूल, कहे व्यास सब चकनाचूर। फिर यात्रा में अशुभ दर्शन पर भी लिखा है। यह सब निषेध माना गया है। रवि के जटा, सोम के जोगी, मंगर बनिया, बुध के रोगी, गुरु के तेली, शुक्र कुम्हार, बार शनिचर, मिले सियार। इतना बात न माने जोई, घर को लौट न पावे सोई। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो उसके लिए भी निकास कर बताया है। यात्रा बचाने की विधि बता दी गई है कि रवि के पान, सोम के दर्पण, मंगर के गुड़ करिए अर्पण, बुध के धनिया, गुरु के जीरा, शुक्र कहे मोहि दधी की पीरा, कहे शनिचर अदरक पाऊं, कुशल छेम से घर पहुंचाऊं। जो परदेश चहो कुशलाई, तो यह बाँच चलो चौपाई, रथ चढ़ी सिया सहित 2 भाई, चले बनही अवधि सिरनाई। बाबूजी ने हाथ उठाकर बाबा जी को रोकते हुए कहा, जरा थम जाइए, ये राम शहर का हजाम आता है, शायद कोई चिट्ठी हो। मैं बाबू साहब को बीमार छोड़कर आया था, समाचार के लिए कई दिन से चित्त अटका हुआ है। हजाम ने सलाम करके चिट्ठी दी। वो पढ़ते ही यकायक चौंक उठे। लोगों ने कुशल मंगल पूछा तो और का और बता दिया। बस उसी समय चलने की तैयारी हुई। पत्रा और यात्रा के सुध जाती रही। शाम होते होते हम लोग राम शहर पहुंच गए। बाबूजी अपने घर पर न उतरकर पहले बड़ी डेवढ़ी पर ही उतरे और हमारा हाथ पकड़े हुए सीधे चले गए बाबूजी राम टहल सिंह के पास। बाबूजी को देखते ही वो पुक्का पाड़ कर रो उठे। बहुत समझाने बुझाने पर चुप होकर सिसकते बोले, अब मैं नहीं जीऊंगा दीवान जी, इस शोक से मेरा बचना कठिन है। स्त्री तो गई ही, जान भी गई। मैं नहीं जानता था कि गोवर्धन ऐसा दगा करेगा। उल्टी छुरी का घाव मार गया। इस समय वो मिल जाता तो मैं बिना गोली मारे नहीं छोड़ता। जैसे एक ब्रह्म पूजता हूं वैसे एक और सही, मगर मार ही डालता। क्या कहूं, दिल की ये कसक मेरे साथ ही 4 आदमियों के कंधे पर लदी चली जाएगी। जिस पत्तल पर वो जिंदगी भर खाता रहा उसी में छेद कर गया। नमक का बदला बुरी तरह चुकाया। अच्छा, उसके रोम रोम में मेरा नमक बैठ गया है। जहां कहीं रहेगा मेरे आंसुओं की धार में वो नमक का पुतला गल जाएगा। बाबूजी कुछ कह नहीं सके। लंबी सांस खींचकर हमारा हाथ पकड़े हुए बाहर चले आए। फाटक पर घूरन सिंह बोले, मेरे चले जाने से ही ये सब गोलमाल हुआ है। रात को चट्टान जैसा फाटक कोई अच्छी तरह से बंद नहीं कर सका होगा। बस गोवर्धन को घात लग गई। यहां भी बाबूजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने घर की ओर चले और रास्ते में सिर्फ एक बार जोर से सांस लेकर कहा, हरे राम हरे राम। और इसके साथ ही ये खत्म होता है देहाती दुनिया की आखिरी किस्त थी ये नमक का बदला। देहाती दुनिया आचार्य शिवपूजन सहाय का एक बहुत ही मशहूर और भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर खींचने वाला उपन्यास था। हम ऐसे ही और भी अच्छे उपन्यासों को, अच्छा साहित्य, अच्छी कहानियों को आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। चैनल है किस्सा कहानी, आवाज मंजीत ठाकुर की। अच्छा लग रहा हो, मजा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी सोशल मीडिया की जरूरतें हैं हमारा बढ़ावा देने के लिए वो करें। नमस्कार।